बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज मैं ईसा लेबॉर्ट्री मलीर सऊदाबाद ब्रांच में मौजूद हूं और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी रिगार्डिंग द कोविड। 2 साल से अप्रोक्स हम कोविड की बड़ी बात कर रहे थे कि कोविड जो है अब इसमें वैक्सीनेशन आ गई। उससे पहले हम लोग कोविड के बारे में बात करते रहे थे कि उसकी म्यूटेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। कोविड एक ऐसा टॉपिक था जो हर कोई बात करना चाहता था और हर कोई सुनना भी चाहता था। अब आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि कोविड की जो कि एक पीक था वो अब डाउन हो गया है, डिक्लाइनिंग फेज़ की तरफ है कोविड अब। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोप अप कर लिया है। वैक्सीनेशन भी हो रही है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी बात करेंगे और कोविड के हवाले से बात करेंगे। कोविड का प्रॉपर अप्रोक्सीमेट डेटा जो मिलता है वो हमें लेबॉर्ट्री से ही मिलता है, कितने लोग आ रहे हैं टेस्ट करवाने, कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी उससे हमें मालूम होता है कि अब जो है वो कोविड की जो कि वेव है वो कहाँ जा रही है। हम ब्रांच में चलते हैं, उनसे इनके एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे और साथ साथ में हम इंफॉर्मेशन लेंगे ब्रांच की भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको कोविड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। बड़ा शौक होता है ना जब हम कोविड का नाम लेते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या केसेस। जब से मेरे ख्याल से कोविड आया है हर कोई मुझसे एक ही सवाल करता है। जब पीक पर था कि कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सबसे पहला सवाल लोगों का ये था कोविड है भी या नहीं। उसके बाद जब लोगों को यकीन आ गया कि भाई वाकई ये एक पैंडमिक है और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते जा रहे थे डेली बेसिस पर, तो लोगों ने जब यकीन कर लिया तो उसके बाद उनके काफ़ी सवालात होते थे कि क्या कोविड में कौन से जो है मेडिसिन काम आएगी, किस तरीके से कोविड से बचा जा सकता है, या फिर अगर किसी को कोविड हो जाता है तो किस तरीके से उसमें प्रिकॉशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें तो अब साइट पर होती जा रही हैं क्योंकि अब आ गई है वैक्सीनेशन। हम अब वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। सबसे पहले जब वैक्सीनेशन आई तो बहुत सारी मिस थी कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो एक चिप है, वो इंसर्ट कर दी जाती है एंड 2 साल के बाद जो है वो इंतकाल हो जाएगा। बड़ी मज़े की बातें मार्केट में अवेलेबल हैं और बड़ा कि हंसी भी आती है कि किस तरीके से किस तरह के मिसकॉन्सेप्शन लोग मार्केट में अवेलेबल करते हैं। मेरे तो जहन में ये बातें मतलब मैं बड़ा स्ट्रेंज हो जाती हूँ, बड़ा ताजुब में चली जाती हूँ कि इस तरीके से कैसे लोगों को माइंड में बातें आती हैं। खैर, मैं आपको ब्रांच मैनेजर से भी मिलवाऊंगी। हमारे साथ मिशेल मौजूद हैं, ये ईसा लेबॉर्ट्री की ये सऊदाबाद ब्रांच की मैनेजर हैं। जी इस्लाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस फलक आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मिशेल आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा मिशेल, जब कोविड आया था तो तब लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी की तरफ होते हैं। हमारी मतलब आवाम का थोड़ा मसला ये है कि वो पहले नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद जब उनको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि वाकई हम सच बोल रहे हैं तो उसके बाद वो थोड़ा यकीन करते हैं। सबसे पहले सवाल ये होते थे कि कोविड है या नहीं है। बिल्कुल।
उसके बाद जब कोविड पर यकीन आ गया तो अब वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, क्या करेगी बॉडी में जाकर, हम 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे, और बहुत सारी बातें थी। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी आवाम का कोविड जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बीइंग अ ब्रांच मैनेजर, यू आर हेयर, हाउ मेनी केसेस आपको डेली बेसिस पर पॉजिटिव मिलते हैं? पॉजिटिव जो स्टार्टिंग में जब कोविड आया था तो हमारे पास इतने ज़्यादा वो पॉजिटिव का नहीं था, नेगेटिव था बट रेयर केस था। जो सेकंड वेव आई थी उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव थे। अभी जो हम थर्ड स्टेज पे हैं, थर्ड हमारा फेज चल रहा है, तो इस थर्ड फेज में स्टार्टिंग में बहुत सारे पॉजिटिव आए, मैक्स पॉजिटिव निकल रहे थे हमारे पास। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अब ये स्टेज है कि हाँ थोड़े से पॉजिटिविटी कम हुई है और में काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं, अब इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं अच्छा है। मिशेल, एक और चीज़, जैसे कि WHO ने कहा था कि अप्रॉक्सीमेट 60% आबादी भी अगर वैक्सीनेटेड हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी ये तो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज वुड बी डिक्रीज, वुड बी इन डिक्लाइनिंग फेज। अब हो सकता है कि जो कोविड पेशेंट्स आपके पास आते भी हों तो इतने सिवियर सिम्टम्स के साथ ना आते हों, क्या कहेंगे बिल्कुल। इसके बारे में? पहले ये था एसिम्टोमेटिक बहुत थे, बहुत एसिम्टोमेटिक थे, तो पता नहीं लग रहा था किसी को फ्लू हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, तो हमें नहीं, बाद में पता लगता था कि ये पॉजिटिव है और कोविड पेशेंट है। एग्जैक्ट उनकी वो सिम्टम्स नहीं थी जो कोविड में होती है। बट अब ये सिनेरियो है कि अब जो हमारे उसमें आ रहा है, काफ़ी लोगों को इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है। सपोज एक हमारे क्लाइंट थे, मैं उनका आपको बताती हूँ, हमने उनका किया तो दे वर कम्प्लीटली फिट। और मैंने खुद उनको देखा था और मेरी खुद मुलाकात हुई थी, और जब उनका रिजल्ट आया तो वो पॉजिटिव था, तो आई वाज शॉक्ड कि इनको तो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे, ये तो बिल्कुल ओके थे, और एसिम्टोमेटिक का रेशो ज़्यादा था हमारे ओके, इस कोविड अच्छा, में। अब मेरा सवाल अब आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन जब से हमारे यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई, पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे एंड 50 अबव लोग जो थे उनको हमने अलाउ किया था। अब जो है अप्रॉक्स पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन की तरफ जो है वो अलाउ कर दिया है, हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी है। तो उसके बारे में अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स को ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि क्या वाकई वैक्सीनेशन से कोई फ़र्क पड़ा है रेशो पर, या सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ पर क्या फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल, ये बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे अभी हमने वैक्सीनेशन के बाद वाला टेस्ट स्टार्ट किया, न्यूट्रलाइजेशन वाला, तो उसका रीज़न ही यही है टेस्ट स्टार्ट करने का कि आप वैक्सीनेशन करवा लें, एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुई हैं या नहीं हुई है, इधर आपको सेकेंड डोज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले अपना टेस्ट करवाएं न्यूट्रलाइजेशन वाला आफ्टर वैक्सीनेशन, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा एंटीबॉडीज़ का आपकी। अच्छा मिशेल, ज़रा इसको और एलिब्रेट करके हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप ये न्यूट्रलाइजेशन के टेस्ट के बारे में क्या बता रही हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को इस बात के बारे में पूरे तरीके से आगाही हो। बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन वाला टेस्ट जो हमने स्टार्ट किया वो बेसिकली है एंटीबॉडी काउंट। वो हम लोग बिफोर वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं कि इधर हम बिल्कुल फिट हैं, हमें रिक्वायरमेंट है नहीं है फिलहाल इस पोजीशन में, और वैसे तो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के बाद आप आके चेक करवाएं आफ्टर फर्स्ट डोज कि आपकी अभी एंटीबॉडीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं या नहीं हुई हैं। उसके बाद सेकंड फेज जो आएगा तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इधर आपको फर्स्ट डोज इनफ है या आपको सेकंड डोज भी लगवाना मैंडेटरी है। तो उसके बाद सेकंड डोज आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तब आप फाइनल एक और बार टेस्ट अच्छा, करवाएं। अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाई और आपकी एंटीबॉडीज इस लेवल तक बन गई तो देयर इज नो नीड ऑफ नहीं सेकंड नहीं डोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, यू हैव टू ये टेस्ट हमने स्टार्ट ही इसलिए किया है ताकि अगर उसमें ये भी पता लग जाता है। पर मिशेल, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है नादरा की तरफ से कि आपने अगर बिल्कुल इम्पोर्टेंट फर्स्ट है। डोज लगाया तो आपने सेकंड भी लगवाना है, तो हाँ उसके बारे नहीं, में क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट ये टेस्ट भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपना पता लग रहा है। जैसे काफी लोग कह रहे हैं हम वैक्सीन लगवा के आए, पानी तो नहीं लगा दिया। सबने सुना है कि ये पानी तो नहीं लगा रहे, तो बेसिकली वो ये है कि हम लोग कम से कम उसको चेक कर सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। ये चेक वाला टेस्ट है, हम चेक वाला टेस्ट ही कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें पता लग रहा है कि इधर वो बट वैक्सीन आपने हमें ये बात कही कि एक डोज लगने के बाद हमें ये फील होगा कि अब दूसरे डोज की जरूरत है या नहीं। मैं इसके बारे में क्लियरिटी जानना चाह रही हूँ। इसमें ये है कि जैसे आपको पता लग जाता है कि इधर इतनी हम सेकंड डोज मैंडेटरी लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, इधर हम हमारी अभी जो एंटीबॉडीज है वो फुलफिल हैं या नहीं है। बेसिकली लगानी तो चाहिए, सेकंड तो लगेगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि काफी लोगों के दिलों में डर भी बैठा हुआ है वैक्सीन के अगेंस्ट।
गवर्नमेंट की तरफ से तो है कि हाँ लगानी चाहिए और वी शुड हैव टू फॉलो और लगानी चाहिए, बट ये है कि हाँ हमें अब कम से कम चेक भी तो हो ना। तो ये आफ्टर वैक्सीनेशन मेरा सजेशन सबको ये होगा कि टेस्ट जरूर करवाएं। ओके, आफ्टर वैक्सीनेशन यू नीड टू चेक योर एंटीबॉडीज, राइट? ओके, अच्छा, इसके अलावा मेरा जो सवाल है मिशेल आपसे ये है कि अब ये 2 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास पीसीआर जो हुआ है उसमें कितने % आपका पॉजिटिव रेशो आया है? 30 to 40 कह सकते हैं। ओके ओके ओके, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग इन डिक्लाइनिंग फेज एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है वैक्सीनेशन ने काफ़ी वर्कआउट किया, उसका जो है रिज़ल्ट सामने आ रहा है कि अब मिशेल बता रही हैं कि इनकी ब्रांच के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशो है, या इनकी ब्रांच के अलावा और भी ईसा लेबॉरेटरी की ब्रांचेस है उसमें पॉजिटिविटी रेशो जो है दैट्स डिक्लाइनिंग फेज। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आई हैव टू गिव यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। थैंक यू सो मच मिशेल, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की, मेरे व्यूवर्स को प्रोवाइड की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोविड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। मैं हमेशा आपको कोविड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप सुनना यही चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की जो अपनी तरफ से क्रिएट की हुई बातें होती हैं ना, उसको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोविड आया तो लोगों ने एक न्यू के मार्केट में मिसकॉन्सेप्शन एंड मिस फैला दिया कि कोविड नहीं है। उसके बाद जब कोविड की ऑब्वियसली बात है और भी मज़ीद मिसकॉन्सेप्शन है, ट्रीटमेंट आ गए भाई कि ट्रीटमेंट में जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, सब डॉक्टर्स बन गए थे उस वक्त। अब जब वैक्सीनेशन आ गई है तो उसके बाद भी बड़े बड़े मसले मसाइल दिखने को आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई चिप जो है वो इंसर्ट कर दी जाएगी, इसके अलावा कोई कह रहा है कि आप 2 साल में मर जाएंगे या तो फिर जो है वैक्सीनेशन जो है वो एक आई डोंट नो कि बहुत अजीब अजीब बातें हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। हम इन सब को बातों को क्लियर करेंगे। हमारे साथ 2 माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर महरीन जो FCPS हैं नेफ्रोलॉजी के अंदर, उसके साथ साथ डॉक्टर शोएब आलम वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो कितनी अहमियत रखती है, किस तरीके से वैक्सीनेशन काम करती है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी, और उसके साथ साथ जो है कौन से अफराद वैक्सीन लगा सकते हैं, कौन से अफराद वैक्सीन नहीं लगा सकते, और वैक्सीनेशन की जो लाइफ है वो कितनी है। डॉक्टर शोएब आलम और डॉक्टर महरीन हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर महरीन शोएब डेंटल एंड मेडिकल क्लिनिक की, और डॉक्टर शोएब भी जो है प्रैक्टिस करें वो भी डायरेक्टर हैं, CEO हैं, फाउंडर हैं। वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच। हम इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं पूछूंगी कि ये जो मार्केट में डिफरेंट तरह की बातें फैलाई जा रही हैं उसका रीज़न क्या है? पहले मुझे रीज़न बताएं कि लोगों को क्या मिलता है। होता इस तरह है कि जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है। चाहे वो किसी की कोई अच्छी बात हो या कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम नेगेटिविटी बहुत जल्दी बिल्कुल accept बिल्कुल, करते मैंने हैं। अपने प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात बताई कि लोगों को नेगेटिविटी मतलब Accept करना ढूंढते उनके लिए हैं, आसान फाइंड होता करते हैं कि भाई हम कहाँ से कोई ऐसी चीज़ ढूंढे जो और फिर मतलब सोचते हैं कि हम नेगेटिविटी की तरफ हो। डिप्रेसिव हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है। जब आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ उसी को देखेंगे, तो आप डिप्रेशन की तरफ ही जाएंगे ना। बिल्कुल। जब आप एक चीज़ आई कि एक चीज़ था, हम एक पेंडेमिक से गुजरे कि वो चीज़ थी, वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, पूरी दुनिया ने उस पर काम किया। अब जब वो अवेलेबल हो गया, वो पाकिस्तान में आपको इतना इजी एक्सेस हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि आप सिर्फ एक्सपो सेंटर जाइए और वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो हर उसमें शक शुबात कि यार वो वैक्सीन ऐसी है या वो मैग्नेट से चिपक रही है। फिर दूसरी बात ये है कि उससे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और वो 2 साल बाद हम मर जाएंगे। अगर अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी स्पेशलिटी बड़ी मज़े की है, नेफ्रोलॉजी। दैट्स कि एंड प्रोडक्ट जो भी किसी भी बीमारी का होता है वो आपकी लिवर पे या आपके जो है किडनी से ही एक्सक्रीट आउट होता है। सही है, मुझे ज़रा ये बताएं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस वैक्सीन? क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस वैक्सीन का? बिल्कुल वैसे ही जैसे आम सारी वैक्सीन्स का होता है कि वो आपकी बॉडी में जाएगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपके इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करेगी, आपकी इम्यूनिटी उस कोविड के जो मैं आम लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, जरासीम जो है उनके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। ओके। लेकिन अब क्योंकि इस वैक्सीन का एक है कि जैसे वायरस है, वायरस की म्यूटेशंस हो गई हैं, तो वायरस की डिफरेंट जीनोम है। तो अगर हम वैक्सीन लगवा भी लेते हैं तो हम 100% सेफ नहीं डॉक्टर हो साहब, रहे जैसे उससे। हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि वायरस के लिए खिलाफ या किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ आप जब वैक्सीन लगवाते हैं तो वो टोटली प्रोटीन से बने होते हैं। तो उसके बारे में कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी थ्योरी ना भूलती जा रही हूँ। तो वो इस तरह ही होता है कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें
मतलब वो भी हम इस तरह बनाते हैं कि हम उसको प्यूरिफाइड करते हैं, पहले प्यूरिफाइड फॉर्म होती है बेसिकली ये, क्योंकि अगर हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट की जाएगी, सेल्स बनेंगे, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो सब आके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बेसिकली वो मैकेनिज्म वैसे ही होता है। तभी वैक्सीन के बाद फीवर आना मोस्ट कॉमन है। तो अब जिनको फीवर आ रहा है वैक्सीन लगने पर, तो वो उससे परेशान हो रहे हैं कि हमें इतना फीवर आ रहा है और ये तो हमें वापस से फ्लू तो नहीं हो गया, कि हमें वापस से कोविड तो नहीं हो गया। तो वो वैसे ही सिम्टम है जैसे हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, चाहे हम उसके 4 वीक्स पे करें, 10 वीक्स पे करें या 6 वीक्स पे करें, तो उसको फीवर आता है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। ओके तो ओके, वैक्सीन दैट्स बच्चों की एक्सीलेंट थिंग विच यू हैव क्लियर्ड। बहुत अच्छी डॉक्टर मेहरी ने ये बात बताई कि जब फीवर आता है किसी भी विक्टिम का को या कोई भी response है। पार्टिसिपेंट जाके अपनी वैक्सीनेशन कराता है, उसके बाद जब फीवर आता है उसका रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट की जा रही है, उसके अगेंस्ट जो है बॉडी कुव्वते जो मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए वो पॉजिटिव रिस्पांस है बॉडी का, उससे आपको परेशान नहीं होना। परेशान जैसे है, हम right। अगर बच्चों में खास तौर पे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि इतना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो वापस से कोविड तो नहीं हो गया कहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सेम वही फीवर है जो उस बच्चे को उसकी नॉर्मल वैक्सीनेशन के वक्त आता है। ओके, थैंक यू तो सो आपने मच डॉक्टर उसको साहबा, वैसे ही बड़ा treat इंपॉर्टेंट करना है सवाल पैराडॉल के आपने साथ, जो है अवाम और तक क्लियर 2 दिन किया में है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम लोग डॉक्टर महरीन से बात कर रहे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि भाई जिन लोगों को फीवर आ रहा है तो प्लीज़ वो परेशान ना हो वैक्सीनेशन करवाने के बाद, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यानी वैक्सीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो बॉडी में जाके एक जाहिर सी बात है कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा रहा होता है। तो आपको हल्का फुल्का टेम्परेचर आ सकता है, हल्के फुल्के टेम्परेचर पर परेशान होने की बात नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर शोएब भी मौजूद हैं। शोएब डेंटल एंड मेडिकल क्लिनिक के CEO हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्पेशलिटी भी बड़ी मज़े की है, आप डेंटिस्ट हैं, फिर आप इम्प्लांट भी करते हैं, बड़ा जो है ना आपका भी किरदार है। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने वाले लोग थे डॉक्टर्स में वो वो dentist ही आप थे। लोग ही थे, बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट था आपका। हम तो बड़ा N95 पहन के और अपने आप को प्रिवेंट कर सकते थे, बट आप लोग का बड़ा था कि बहुत ज़्यादा आपने डीप जाना होता था। शुरू का बताइएगा, स्टार्ट में क्या आप लोग के बिज़नेस पर भी एक तो बहुत प्रॉब्लम आई, दूसरा फिर आप लोग की जाहिर सी बात है बिज़नेस को तो आप साइड पर कर दे, जान पर जो एक आया हुआ था अज़ाब के भाई, और उस वक्त तो पता भी नहीं था ना कि कोविड की क्या जो है वो क्या किस तरीके की सिवियरिटी होगी, किस तरीके इफ़ेक्ट करेगा, लाइफ थ्रेटनिंग था सबके लिए। तो बड़ा एक एंजाइटी, डिप्रेशन, और ऐसा लग रहा था कि शुरू में कि अब कोविड ख़त्म नहीं होगा, हाँ, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोविड नहीं ख़त्म होगा। तो ज़रा इसके बारे में इनिशियली शुरू बताइए। में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हमने तो तकरीबन 15 to 20 डेज तक क्वारंटाइन भी किया हुआ था। लेकिन फिर वो उस क्वारंटाइन को हम कितनी आगे लेके जाते, फिर हमने वहाँ पर क्लिनिक के अंदर डिफरेंट जो मास्क वगैरह, गाउन पहन के, शील्ड लगा के और एयर टाइट गॉगल्स वगैरह लगा के, N95 मास्क वगैरह लगा के हमें वो काम करना ही पड़ा। ठीक है ना। उस वक्त अवेयरनेस कम थी लोगों के पास, लोग मान ही नहीं रहे थे इसको कि कोविड आ भी गया है, ये कोई बीमारी है, या ऐसी कोई पॉलिटिकल व्यूज़ को कर रहे थे, या कोई साजिश, जैसे जो कोई भी हमारे पास इस किस्म का आता है तो हम जो है वो इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि वेस्टर्न से जो है ना वो कोई साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। तो वहाँ पर पब्लिक जो है डॉक्टर वो साहब इस बात को तो आप ख़त्म ही कर दें कि जो ये कोविड के लिए बातें लोगों ने फैलाई थी कि वेस्ट हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम जब दूसरी और बीमारियों पे बिलीव करते हैं तो वाई नॉट कोविड। और ज़्यादा मसला हुआ भी उन लोगों को जिन लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। तो बेसिकली शुरू में जो फिर हमने इसको कम्प्लीटली सैनिटाइज उसको कर रहे थे, हम पूरे क्लिनिक को कम्प्लीटली सैनिटाइज कर रहे थे, ठीक है ना, डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू, और मास्किंग वगैरह पेशेंट्स वगैरह को हम उसको अवेयरनेस दिला रहे थे कि मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें। फिर एक दूसरा बाद में प्रॉब्लम यह है कि लोग अब उसको मास्क लगा रहे हैं और ग्लव्स पहन के, अब ग्लव्स पहन के जो वो घूम रहे हैं तो वो खुद को तो बचा रहे हैं, लेकिन कैरियर बने हुए वो ग्लव्स पहन के हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं जगह, और बाकी सब जगहों पे वो कैरी कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे भी हमने ये कहा कि आप कम से कम ग्लव्स अगर पहन रहे हैं तो वो एक दफ़ा जब किसी चीज़ पर टच करें तो उसको फिर आप डिस्कार्ड कर दें, फिर दोबारा ग्लव्स पहने। लेकिन लोग मेडिकल प्रैक्टिस भी यही होती है डॉक्टर साहब कि जब आपने वन पेशेंट को टच किया, आपने जब उसको एग्जामिन किया, आफ्टर दैट यू नीड टू डिस्कार्ड योर ग्लव्स। ये तो डॉक्टर के लिए ना, जो मरीज हैं या जो आम पब्लिक है वो ग्लव्स पहन के कैरी कर रही है। आजकल जो है वो ग्लव्स पहन के क्या कर रही है, वो ग्लव्स पहन लेते हैं, उसके बाद वो फिर 6-8 घंटे तक वो इसी ग्लव्स पहन के घूमते रहते हैं, बाजारों में घूमते रहते हैं। तो वो एक किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो कैरियर बन रहे होते हैं। तो वो भी उनको चाहिए अगर वो ग्लव्स पहने और किसी चीज़ को टच करें तो वो ग्लव्स को उतार के वो भी डिस्कार्ड कर दें। उनके लिए ऐसा रूल नहीं है कि वो ग्लव्स पहन के पूरा दिन गुजारते रहे। और जो डॉक्टर है वो सिर्फ एक पेशेंट वो तो डॉक्टर लाजमी पेशेंट पे अप्लाई जब करेगा तो ग्लव्स को डिस्कार्ड कर ही देगा। लेकिन जो आम पब्लिक है उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि वो कैरियर बन रहे हैं। वो एक दुकान के ऊपर जाके डॉक्टर साहब अब तो बहुत अच्छी बात है और जो है खुशी की
की ख़बर भी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट डिक्लाइनिंग फेस, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर WHO की भी आज रिपोर्ट मैंने देखी कि पूरी दुनिया के अंदर अब जो केसेस हैं वो डिक्लाइनिंग फेस की तरफ हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें अभी भी कोविड पीक पर है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान में भी हम लोग डिक्लाइनिंग फेस की तरफ है। बट अब अगेन हमारा एक मेजर इवेंट आने जा रहा है, ईद उल अज़हा आने जा रही है, तो लोग फिर वही मंडियों में जाएंगे, फार्म्स पे जाएंगे और बड़ा उसमें भी स्प्रेड होने का ख़तरा होता है। और जिस तरह डॉक्टर महरीन ने बताया कि म्यूटेशन जब हो जाती है वायरस के अंदर, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो वैक्सीन भी थोड़ा बहुत काम करना उसका भी थोड़ा कम हो जाता है, या फिर उसकी जो एफिकेसी होती है वो दैट कुड डिक्रीज। सो डॉक्टर साहब, एज अ डेंटिस्ट मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि सारे डेंटिस्ट जो अभी हमें देख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रिवेंट किया जा सकता है? कम्प्लीटली पीपी इस्तेमाल करें वो, ठीक है ना, मास्क N95 मास्क इस्तेमाल करें, एयर टाइट गोगल्स या फेस शील्ड इस्तेमाल करें, गाउन इस्तेमाल करें और सर्जिकल ग्लव्स वो नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी वो जो अपने क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट आ रहा है उसको गेट के ऊपर ही उसको मास्क उसको प्रोवाइड करा जाए और कम से कम लोग उसके साथ अटेंडेंट बिल्कुल नहीं, जैसे हमारे क्लिनिक के अंदर हम जब पेशेंट आता है तो अटेंडेंट अलाउ नहीं करते। ज्यादातर हम क्राउडिंग जो है ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं करें, अवॉइड करें, डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन करें। और जो पेशेंट जो है वो जिसको नीड है सिर्फ वो है, उसका एक अटेंडेंट भी अगर आ रहा है तो कोशिश करें अटेंडेंट ना भी आए, लेकिन अगर जरूरत है तो एक ही आए हो, तो उसको हम इनसाइड जो सर्जरी होती है वहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो उसमें बड़ी मुश्किल होता है उनको समझाना कि हम उसको टेक केयर कर लेंगे, आप बाहर बैठे। तो ये जो मतलब हमारी पब्लिक होती है वो आसानी से एक चीज़ को नहीं समझ पा रही है। दैट्स इमोशनली अटैचमेंट होता है, किसी का फादर, किसी की मदर, किसी सिस्टर होती है, तो किसी के बच्चे होते हैं, तो इमोशनली अटैच वो चाह रहे होते हैं कि हम भी जो है साथ सर्जरी रूम तक अंदर तक पहुँचें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैक्सीन से रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे हमारी आवाम को? डॉक्टर भाई ने काफ़ी एक्सप्लेन करके मुझे बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद वैक्सीन से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने जब इंजेक्ट करवाया तो आपको फीवर फील होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसके बारे में आप क्या मजीद और ऐसे पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? इसमें ये पॉइंट्स है कि जो हम वैक्सीन जो लेते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल जो है वो स्ट्रक्चर होता है, तो बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्म करती है जो पहले से नहीं होती। तो जो एंटीबॉडी फॉर्म करती है, एक फॉरेन बॉडी जब भी बॉडी के अंदर आती है तो हमारा ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो जनरेट हो जाता है, ताकि वो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फास्ट हो जाए। तो वहाँ पर जो डॉक्टर हजरात हैं उनको तो ये बात मालूम होती है, लेकिन आम पब्लिक जो जैसी वो इस्तेमाल करती है, उसको बुखार हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको नेगेटिव वे में लेके जाने लगती है। तो बेसिक मैकेनिज्म यही है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो वो बॉडी टेम्परेचर उसको इन्हांस कर देगा, चाहे वो किसी फायदे के लिए क्यों ना हो। तो वहाँ पर ये मैकेनिज्म हमारी नेशनल सिस्टम है कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फीवर वगैरह आ रहा होता है, लेकिन आप इसमें कि चिप लगी हुई है, ये सारी जो है फॉल्स थिंग्स है। आपको डोज जो है वो लेनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है, तो आपको आके उसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल। जो क्वालिफाइड लोग हैं या जो लोग जिनके ऑब्वियसली बातें पता है, तो वो तो जाहिर सी बात इस तरह के ना सवालात करते हैं, ना ही वो इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन और मिस मार्केट में फैलाते हैं। डॉक्टर साहबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्सीन्स इन द मार्केट, फाइज़र है, स्पुतनिक है, आपकी मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इसके अलावा जो चाइना की जो हमारी कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, दैट्स साइनोवैक एंड साइनोफार्म। ज़रा मुझे इसके बारे में बताइएगा, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या सारी वैक्सीन की एफिकेसी एक जैसी है या क्यों अलग अलग लगाई जा रही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तो कोई वैक्सीन एक्सेप्टेबल है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो क्या सबकी क्वालिटी एक है, क्या है, क्यों हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन है आई थिंक वो कॉस्ट बेस है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मास कम्युनिकेशन को कवर करने की कोशिश करी, तो उन्होंने जो साइनोवैक और साइनोफार्म बताई है, तो आई थिंक वो डबल शॉट वैक्सीन हैं और वो बिल्कुल एक तो सबके लिए अफोर्डेबल है ना। फिर एफिकेसी की जहाँ तक बात आती है तो वैक्सीन की एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं है फ़र्क। तो डॉक्टर साहबा, फिर कि अलग अलग ब्रांडिंग क्यों हुई है वैक्सीन की? जैसे कि आप एक राइजेक जो कैप्सूल है वो डिफरेंट ब्रांड से आता है, जेनरिक तो एक ही है ना ओमेपैराजोल, लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रू आता है, तो स्लाइट फ़र्क हो सकता है कि राइजेक आपको वो अच्छे एब्जॉर्प्शन दे रहा है, इस तरह दे रहा है, तो वो स्लाइट और माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन कुछ वैक्सीन का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि वो सिंगल शॉट वैक्सीन हैं। ओके। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको 2 दफ़ा जाना नहीं पड़ेगा, आप सिंगल शॉट में ही आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना ये पर्सपेक्टिव है कि आपको अगर गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करी डबल शॉट वैक्सीन, वो आपको ईजी एक्सेसिबल है, इवन जो हमारे आसपास डिस्पेंसरीज हैं वहाँ तक आपको अवेलेबल है।
तो आपके लिए ईजी एक्सेस है कि आप अपनी ओल्ड एज, आपकी मदर है, फादर है, आपके छोटे बहन भाई हैं, आपकी करीबी डिस्पेंसरी में मिल रही है आपको। पर डॉक्टर साहब तो आप अगेन उसका मेरा ये advantage लेना सवाल नहीं आपसे चाहते। होगा कि हज उम्र की ज़ियारत के लिए क्यों आपके लिए कुछ सेलेक्टिव वैक्सीन जो एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी जो है ना नहीं है, तो इसके बारे में मुझे ज़रा डिटेल में बताइएगा। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन। तकरीबन बीइंग अ डॉक्टर बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि वैक्सीनेशन की एफिकेसी क्या है, किस तरीके की वैक्सीन लगानी चाहिए। कोई 25 मैसेज मुझे ज़रूर आते हैं दिन में, हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं। सो वैक्सीनेशन का सबका काम एक ही है, कोविड से आपको बचाती है, उसकी सिवेरिटी से बचाती है। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर महरीन से ये सवाल कर रहे थे कि क्या सारी वैक्सीन जो है वो एक तरीके की हैं, वाई सम कंट्रीज़ आर एक्सेप्टिंग, सम कंट्रीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग। इनसे ज़रा इसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ अलाउड कर रही हैं कुछ वैक्सीन को और कुछ कंट्रीज़ नहीं कर रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन की जो स्ट्रेंथ है, क्या इसके अंदर कमी है या वॉट एवर, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे मुझे। मोस्ट कॉमन इशू आजकल क्रिएट हो रहा है वो है कि हज हमारा बहुत करीब है, और जो हमारे ट्रैवल चाहते हैं कि हज करना चाहते हैं, वो उनको चाइनीज़ जो वैक्सीन है सऊदी गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर। There is a lot of political issues, that's why we are जो पेशेंट चाइनीज वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहे। अब ये एक आई थिंक सो ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज़ लेवल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमारे जो लोग हैं वो से वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो इसका तो हल अब सऊदी गवर्नमेंट खुद ही निकाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट कैन फाइंड द आंसर। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? यही है जो आम जो राय है वो यही है कि जो वो जो कोई जैसे रशिया कोई वैक्सीन जो उसको अलाउ नहीं कर रहा, या चाइना अलाउ नहीं कर रहा, या चाइना इवन दूसरे मुल्क के वैक्सीन को अलाउ नहीं कर रहा, सऊदी अरब जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन को अलाउ नहीं कर रहा, तो वहाँ पर अपने अपने पॉलिटिकल इशूज़ हैं जिसकी वजह से जैसे वहाँ पर सऊदी में चीफ मिनिस्टर जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे, तो उनका पॉलिटिकल इशू है। अब जो जिन्होंने वैक्सीन चाइनीज़ लगा लिए, अब उनके साथ क्या होगा तो वो आगे ही पता लगेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी। ठीक है ना, वो एक दफ़ा जब वैक्सीन होगी तो सेकंड टाइम तो वो उसको दोबारा लेंगे नहीं। ठीक है ना, वही जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और सऊदी जो गवर्नमेंट है मिलकर इस इशू को जो है रिजॉल्व करेंगे। डॉक्टर साहबा, कोई इम्पॉर्टेंट बात हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उतनी इम्पॉर्टेंट जिस तरह अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाते हैं, उतनी इम्पॉर्टेंट सबके लिए वैक्सीन है। तो हर एज ग्रुप के हर बंदे ने वैक्सीन ज़रूर ही लगवानी। और डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना? मेरा मैसेज यही है कि जो आप जो वैक्सीनेशन जब ये हो रही है और गवर्नमेंट आपको फ्री प्रोवाइड करिए तो जाके आप वैक्सीन लें। जैसे दूसरी वैक्सीन ज़रूरी है, जैसे पोलियो के लिए वैक्सीन ज़रूरी थी, तो इसके लिए भी वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है, वो जाके लें। दूसरी चीज़ ये कि आप एहतियात रखें, डिस्टेंस जो है मेंटेन करें, मास्क लाजमी, अब गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी बनाया है कि मास्क लगाना, तो मास्क जो है वो लाजमी आप उसको लगाएं। आप ये ना समझिए कि कोविड नहीं है, ठीक है ना होने के मिसाल के तौर पर बिल्कुल एंड पे हो जाए और आपको इस वक्त हो जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम, तो एहतियात जो है वो सिवियरिटी का पता नहीं है कि किस बॉडी के अंदर कितना जाके ये सिवियर होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का, आपका भी सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। हम ज़रा अब इनके कोविड बूथ पर जाके हम इनके इंचार्ज से भी बात करेंगे कि क्या रेशो रहा है, ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ईद उल अज़हा भी करीब है, इसमें वैक्सीन और PCR ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके इंचार्ज से बात करेंगे, ईसा लेबॉर्ट्री की ब्रांच के इंचार्ज से बात करेंगे कि PCR का क्या रेशो आया है और पॉजिटिविटी का क्या रेशो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी PCR से रिलेटेड कि अब रेशो क्या है PCR पॉजिटिविटी का, यानी कि कोविड के पॉजिटिव केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे साथ जो है वो इनके ईसा लेबॉर्ट्री के सऊदाबाद ब्रांच के इंचार्ज मौजूद हैं और इनसे मैं पूछूंगी कि पॉजिटिविटी रेशो क्या है और इसके अलावा पहले रेशो क्या था, अब रेशो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, अब जो आजकल कोविड का जो PCR की पॉजिटिव रेशियो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा थी और अब जो है वो कम हो गई है। देन के WHO ने भी उसको प्रूफ किया है कि ये हमारा रेशियो अब कम आ गया है। तो इसके अलावा अभी हमारे पास वैक्सीन भी शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट्स हुआ है इसको रेशियो को नीचे लाने में। तो ये हमारा सबसे बड़ा अहम किरदार होगा कि वैक्सीन के थ्रू हम इसको रेशियो को भी नीचे लेके आ रहे हैं।
और पहले के मुकाबले में हमारा रेशियो बहुत कम हो गया है। पहले पीसीआर करवाने के लिए कितनी पब्लिक आपके पास आती थी और अब कितनी पब्लिक आ रही है? मैम पब्लिक्स की मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारी एयरलाइंस भी चल रही हैं, कोविड्स की बहुत सारी एयरलाइंस के हवाले से ये कंपलसरी हो गया है कोविड के, आपने एयरलाइंस में ट्रैवल करना है तो देन आपका कोविड कंपलसरी है। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पब्लिक है वो प्राइवेट लेवल पे भी करवा रही हैं। तकरीबन हमारे पास रेशियो 30-35 के करीब रेशियो चल रहा है, एयरलाइंस का भी तकरीबन 35-40 के प्लस के करीब ही है। ओके जैसे कि पहले रेशो बहुत ज़्यादा था और अब रेशो जो है वो थोड़ा कम हो गया है, और एयरलाइंस पर भी बहुत सारे लोग आते थे और अपना पीसीआर करवाते थे और पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज़्यादा था। अब पॉजिटिविटी रेशो बहुत कम है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और इसके अलावा आप आखिरी मैसेज क्या पब्लिक को देना चाहेंगे? पब्लिक को मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इस पे थोड़ा सा फोकस करें, एहतियात करें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज यूज़ करें और वैक्सीन्स को प्रिपेयर करें। वैक्सीन से लगाने से कोई ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जो ये पब्लिक की तरफ दिमाग पे जो भी इंडिकेशंस हैं कि ये वैक्सीन लगाने से ये प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग वैक्सीन लगाएं जिससे आप लोगों की सेफ़ साइड है, अपने लिए भी अपनी फैमिलीज़ के लिए भी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पब्लिक को प्रोवाइड किया एंड साथ साथ वही मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि अब हम लोग डिक्लाइनिंग फेजेस की तरफ हैं। अब इंशाल्लाह इकनॉमी भी ग्रोथ करेगी। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, डाइनिंग रिस्ट्रिक्शंस थी, शॉपिंग रिस्ट्रिक्शंस थी, सब आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं और इंशाल्लाह अब हम बहुत जल्द जो है कोविड फ्री हो जाएंगे। सो अब इस गुड मैसेज के साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।